वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जनरल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, विच इज़ ह्यूमन आई पढ़ेंगे और लाइट के एमसीक्यू इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 20 एमसीक्यूज। ठीक है, लाइट पूरा टॉपिक एक लेंथी टॉपिक था, उसकी 2 वीडियोस पहले से अपलोड की थी, ये इसकी थर्ड एंड लास्ट वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे पहले ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा सा, ये टॉपिक भी लाइट के साथ ही होता है ये ह्यूमन आई। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ ए आई लेंस टू चेंज इट्स शेप टू फोकस नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो और अचानक फिर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो आई का जो लेंस होता है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, क्योंकि आपने अचानक देखा है तो फोकस करता है पहले, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, और ये आई लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन अच्छी होती है। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, उसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये पूरा नाम आपको याद रखना है। ऐसा डिस्टेंस, ठीक है, एक मिनिमम, देखो एक मिनिमम ऐसा डिस्टेंस होता है जहाँ तक हम किसी, एक मिनिमम डिस्टेंस भी होता है, एक मैक्सिमम डिस्टेंस भी होता है, जहाँ तक हम क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ तक हम एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज नियर पॉइंट, इसको नियर पॉइंट भी बोलेंगे। सिमिलरली जो कितना हम दूर क्लियरली देख सकते हैं उसको फार पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सो नियर पॉइंट जो होता है, आपने देखा होगा, अगर आप बुक रीड कर रहे हो तो उसको आंखों के पास लेके जाओ, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे सारा कुछ ब्लर हो जाएगा आपको, क्योंकि आपने नियर पॉइंट से भी ज़्यादा पास चले गए आप। जब नियर पॉइंट से भी ज़्यादा बुक पास आ जाएगी आपकी आइज़ के, तो फिर वो आपको नहीं दिखने वाला। ठीक है, वो ब्लर दिखने वाला है, क्योंकि एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, और जो मैक्सिमम हो जाएगा उसको फार पॉइंट बोलते हैं। फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट आपको बस इतना याद रखना है, 25 सेंटीमीटर होता है। आई लेंस जो हमारा होता है, आई में जो लेंस होता है वो एक कन्वेक्स लेंस होता है, एक बात ये याद रखनी है आपने, कन्वेक्स लेंस होता है ये। ठीक है, आई में जो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, और आई में जो इमेज बनती है वो रेटिना में बनती है, विच इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। ठीक है, इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ इस, ये लेंस जो होता है, ये लेंस सिलरी मसल्स के बीच में होता है, तो सिलरी मसल्स क्या करते हैं, उसके कर्वेचर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिफेक्ट्स होते हैं आइज के कुछ जो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट डिफेक्ट है आपका मायोपिया, या इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस अगर किसी पर्सन को है तो वो पास वाली चीज़ों को तो क्लियरली देख लेगा, लेकिन दूर वाली चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकता। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, कहाँ से याद रखना है, यहाँ से भी याद रख सकते हो, जहाँ पे शॉर्ट होगा। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब जो शॉर्ट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होंगे उनको तो क्लियरली दिखेगा वो, लेकिन जो उसके दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो उसको क्लियरली नहीं दिखेंगे, देन उस हम डिफेक्ट को बोलेंगे मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। एक चीज़ ये याद रखनी है, एक याद रखनी है, इसको करेक्ट कैसे करते हैं, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हाइपरमेट्रोपिया, या इसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। फार साइटेडनेस मतलब दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं अगर किसी पर्सन को, बट पास वाले देखने उसको क्लियरली नहीं दिखते, तो देन जो उसकी आई में डिफेक्ट है उसको हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। इसको करेक्ट करने के लिए आपको याद रखना है कन्वेक्स लेंस का हम यूज करते हैं। प्रिस्बायोपिया थर्ड डिफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ योर आइज एबिलिटी टू फोकस नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आइज क्योंकि एज के साथ क्या होता है, आइज फोकस नहीं कर पाती। ठीक है, उसके सिलरी मसल्स जो होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं, सो फोकस नहीं कर पाती वो ऑब्जेक्ट्स पे, इसको बोलते हैं प्रिस्बायोपिया। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बायफोकल लेंथ। बायफोकल लेंथ मींस एक ऐसा लेंस जिसमें कन्वेक्स लेंस भी होगा और कनकेव, इट इज अ कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। फिर नेक्स्ट डिफेक्ट आपका आ जाता है एस्टिग्मेटिज्म। इट इज मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लरी विजन। नहीं हो जाता, जो जब ब्लरी विजन हो जाए उसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इट कैन बी करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस। तो आपको एक तो याद रखना है कि ये जो डिफेक्ट है इसकी डेफिनेशन, इस डिफेक्ट में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है आई में, एक वो याद रखना है, और याद रखना है इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कैटरैक्ट तो आपको पता है, इट इज क्लोडिंग ऑफ लेंस इन दी आई। ठीक है, कैटरैक्ट आपको पता है जिसको मोतिया बोलते हैं। सो नोट, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। द इमेज फॉर्म्ड रेटिना पे बनती है इमेज ह्यूमन आई में। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो होती है, जब भी आईज पे लाइट इंसिडेंट होती है तो मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्ट होती है, फिर रिफ्रैक्ट होकर वो रेटिना पे जाके मीट होती है, जहाँ पे लाइट मीट होती है आपको पता है वहीं पे इमेज बनती है, तो वहाँ पे एक इमेज बनती है। मोस्ट ऑफ द, और जो आई में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ओकर्स एट outer surface of cornea, outer surface of cornea पे मोस्ट ऑफ द। नेक्स्ट, कलर विजन इन ह्यूमन आई इज अ फंक्शन ऑफ कोन सेल्स एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज अ फंक्शन ऑफ रॉड सेल्स। ठीक है, आई में 2 तरह के सेल्स होते हैं, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। आपको इतना याद रखना है, कोन सेल्स हेल्प करते हैं कलर विजन में, और जो रॉड सेल्स हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट में हेल्प करते हैं। ठीक है, कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होनी चाहिए। ठीक है, सो ये थे कुछ डिफेक्ट्स ऑफ आई आपको पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं लाइट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, इसके टॉप 20 एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, द फोकल लेंथ ऑफ प्लान मिरर। तो प्लान मिरर की आपको फोकल लेंथ बतानी है, तो आपको पता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ होता है। अब मुझे बताओ प्लान मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। रेडियस तो होता है जब स्फेरिकल चीज़ होगी है ना, उसका रेडियस होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से लेके ये डिस्टेंस, ये रेडियस होता है। अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस हम मान के चलते हैं इनफाइनाइट है, उसका रेडियस कितना हो जाता है, इनफाइनाइट। तो अगर रेडियस इनफाइनाइट है तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट हो जाएगी, बिकॉज रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ। सो एफ यहाँ से क्या हो जाएगा, r/2। r अगर इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर इन्फिनिटी आने वाला है। सो फोकल लेंथ ऑफ ए प्लान मिरर आपको याद रखना है, इट इज इनफाइनाइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता तो वो भी इनफाइनाइट, बट प्लान मिरर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली बिटवीन 2 प्लान मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री। क्या कह रहा है, 2 आपके पास इंक्लाइंड प्लान मिरर्स हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है आपको
2 डिग्री, और एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया सिमेट्रिकली, ये वर्ड बहुत जरूरी है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसका फार्मूला कितनी इमेजेस बनेंगी। सिमेट्रिकली मींस इस एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर ये कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बननी थी, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 360/थीटा। अगर पहले आपको फाइंड करना है 360 डिवाइडेड बाई थीटा, इसकी वैल्यू पहले आपको फाइंड करनी है, ठीक है, फिर पता चलेगा नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी उस ऑब्जेक्ट की। 360/थीटा कितना है 72, तो इनको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 5 विच इज़ एन ऑड नंबर। तो आपने सबसे पहले जब भी नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करनी है तो मैंने आपको बताया हुआ है फॉर्मूला ये वाला कि पहले 360/थीटा करना है, फिर देखना जो आंसर आएगा वो इवन आएगा या ऑड आएगा। अगर इवन आता तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाता 360/थीटा -1, ठीक है, ये हो जाता आपका नंबर ऑफ इमेजेस। लेकिन अगर ऑड आता तो जो जैसा कि यहाँ पे हुआ, अगर ऑड आया ये, फिर नंबर ऑफ इमेजेस हो जाती हैं 360/थीटा -1, 360/थीटा -1 इफ़ अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, अगर ऑब्जेक्ट क्या है सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, और इस केस में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड में इस एंगल का जो भी एंगल बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर वो लाई करना चाहिए। अगर उस पर लाई नहीं करता, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता मतलब एसिमेट्रिकल होता, सिमेट्रिकल नहीं होता, उसकी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर नहीं लाई करता, तब नंबर ऑफ इमेजेस हो जाती 360/थीटा, ठीक है। सो इस केस में आपका ये आंसर हो जाएगा 360/थीटा की वैल्यू 5 है, सो 5 - 1 = 4, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 4। 5 कब हो जाता आंसर, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में सिमेट्रिकल की जगह एसिमेट्रिकल दिया होगा। तो ये आपको याद रखना है, अगर दो प्लान मिरर्स इंक्लाइंड हैं एट सम एंगल, अगर उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ 360/थीटा। सबसे पहले अपने 360/थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वो आई इवन तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी 360/थीटा -1। अगर वो आया ऑड, फिर नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी 360/थीटा -1 अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, एंड 360/थीटा अगर वो एसिमेट्रिकल प्लेस्ड है, ठीक है। अगर इवन आया तो फिर तो कोई सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल देखना ही नहीं है, फिर सीधा यही आंसर होगा 360/थीटा -1। Question number 3. An object is placed at a distance of 40 cm in front of a concave mirror of focal length 20 cm. The image formed is. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, concave mirror है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 40 सेंटीमीटर दूर है, कहीं यहाँ पे है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का 40 सेंटीमीटर, और क्या दिया है फोकल लेंथ जो उसकी है, फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं फोकस होगा मिड पॉइंट, और फोकल लेंथ मींस फोकस से लेके ये पोल तक डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आ रहा है, ये 20 है, ये 40 है, इट मींस ये जो होगा एक्जैक्टली सी पे होगा। कहाँ पे होगा, सी पे होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ, और ये एक्जैक्टली 2 टाइम्स दिया इसका, इट मींस जो ऑब्जेक्ट होगा वो सी पे होगा। और मैंने ये सारे केसेस पढ़ाए, अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी पे इमेज बनती है, और रियल इन्वर्टेड बनती है, और सेम साइज की बनती है। सो आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। और बनेगी कहाँ पे, पोजीशन इसने पूछी नहीं है, पोजीशन भी इमेज भी सी पे ही बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4. इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज, तो कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा मैंने आपको बताया वो कैसी होती है, कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनेगी दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और स्मॉलर साइज में कैसी हो जाएगी, स्मॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रियल भी नहीं होगी, रियल नहीं होगी, एनलार्ज भी नहीं होती है, इन्वर्टेड भी नहीं होती है, वर्चुअल होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, लेकिन जो कनकेव मिरर होता है उसमें इमेज डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। वहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है एक केस में, 6th केस में, और बाकी 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड भी बनती है। क्वेश्चन नंबर 5. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स, जो व्हीकल्स पे रेयर व्यू मिरर होता है उसकी मैग्निफिकेशन, तो उसकी मैग्निफिकेशन तो लेस देन 1 होगी हमेशा, ठीक है। मैग्निफिकेशन होता है कि कितना उसने इमेज को मैग्नीफाई किया, बड़ा किया, लेकिन वो जो रेयर व्यू मिरर होता है वो तो इमेज को छोटा करता है, जो व्यू होता है उसको बड़ा करता है। जब इमेज का साइज छोटा होगा तभी जाके व्यू बड़ा, हमें वहाँ पे व्यू बड़ा चाहिए होता है ना, छोटे से शीशे में पीछे वाली पूरी रोड दिख जाती है, सो उसकी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डज द स्काई अपीयर्स टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, अगर कोई एस्ट्रोनॉट जो है, हाउ डज द स्काई अपीयर्स टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 6. अगर स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट है तो उसको स्काई कैसा दिखता है, उसको स्काई दिखता है डार्क ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लैक, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो उसको, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें क्या दिखता है, ब्लू स्काई दिखता है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में है तो उसको जो स्काई दिखेगा वो डार्क ब्लैक दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, ये होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, सो सी पार्ट इज योर आंसर। ये मैंने बताया, थ्योरी में पढ़ाया भी हुआ है, ये एफए में आया भी था, ये क्वेश्चन सेम मैंने पहले से पढ़ा के रखा था, थ्योरी में पढ़ाया था, ये एमसीक्यू में भी मैंने पढ़ा दी। क्वेश्चन नंबर 8. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल इट्स फोकल लेंथ, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, तो 10 सेंटीमीटर सीधा। Question number 9. A light ray enters from medium A to medium B as shown in figure. The refractive index of medium B with respect to medium A will be. सो ये आपको एक फिगर दी है, इसने फिगर दी हुई है, और ये मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट जा रही है, देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एरो बना है, सो इस मीडियम से लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्ट होकर वापस मीडियम बी में जा रही है। सो अगर इसकी मैं ओरिजिनल पोजीशन को मार्क करूँ, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो तो ये थी, तो ये बैंड कहाँ हुई है, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई है, और हमें पता है कि बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल तब होती है लाइट जब लाइट रेयर से डेंसर में जाए। इट मीन्स यहाँ से आपको फिगर से ये पता चल गया कि मीडियम ए जो है वो रेयर है और मीडियम बी जो है वो डेंसर है। बस हो गया काम। अब आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, तो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ए वो तो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये डेंसर है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब उतना वो मीडियम डेंसर है, तो वो यूनिटी से बड़ा आएगा, दैट इज ग्रेटर देन यूनिटी, बी पार्ट इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। अगर आपके पास एक डिस्टेंस पे एक टॉल बिल्डिंग है, उसकी आपको फुल लेंथ इमेज देखनी है, तो कौन सा मिरर आप यूज़ करोगे? ए पार्ट कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लान मिरर, या बोथ कनकेव एंड प्लान मिरर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका बी पार्ट, विच इज़ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर को, कनकेव मिरर को कैसे यूज़ करोगे यार? आपको एक टॉल बिल्डिंग को, पूरी की पूरी बिल्डिंग को छोटे से मिरर में देखना है, तो आपको ऐसा मिरर चाहिए जो इमेज के साइज को छोटा करता हो और व्यू को बड़ा करता हो। और मैंने पहले बताया इमेज के साइज को छोटा कौन करता है? कन्वेक्स मिरर। कनकेव भी करता है एक केसेस में, एक दो केसेस में कनकेव भी करता है, लेकिन जितना छोटा डी मैग्नीफाई कन्वेक्स मिरर करता है उतना कनकेव नहीं कर सकता। ठीक है, सो कन्वेक्स मिरर इसका राइट आंसर होगा। वही रेयर व्यू मिरर वाला कंसेप्ट लगाओगे, उससे भी आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इमेज फाउंड बाय अ प्लान मिरर। तो प्लान मिरर की जो इमेज बनती है उसकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है, वो कैसी होती है, वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है पीछे। ठीक है, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। और साइड वाइज इन्वर्टेड होती है, ये याद रखना, वो साइड वाइज इन्वर्टेड, उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट। सिंपल अगर इन्वर्टेड हो उसका मीनिंग होता है अप डाउन हो गया और डाउन अप हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लान मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज। क्या कह रहा है? आपके पास एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, एक आपके पास प्लान मिरर है और एक ऑब्जेक्ट रखा है प्लान मिरर से कितना दूर? 0.5 मीटर। मुझे बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज भी बनेगी, अभी बताया प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फाउंड बाय अ प्लान मिरर, वो भी बनेगी 0.5 मीटर दूर। अब यहाँ पे आंसर 0.5 नहीं कर देना, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि मिरर के पीछे इमेज कितने डिस्टेंस पे बनी है, उसने पूछा डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह की मिस्टेक से इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, इमेज हमारी यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। सो 0.5 प्लस 0.5 1 मीटर इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एज लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम ए रेयर टू अ डेंसर मीडियम इट विल हैव। तो मैंने आपको बताया जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। क्या चेंज होता है? उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। अगर रेयर से डेंसर में जा रही है, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों डिक्रीज होंगी। ठीक है, क्योंकि डेंसर मीडियम में उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा ना चलने में, है ना, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी। अगर इसका उल्टा हुआ, डेंसर से रेयर में जा रही है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी, बट इन बोथ द केसेस फ्रीक्वेंसी रिमेंस द कांस्टेंट। सो ऑप्शन रीड करो, क्या कह रहा है? इंक्रीज वेलोसिटी नहीं, डिक्रीज वेलोसिटी ठीक है, डिक्रीज वेलोसिटी, डिक्रीज वेवलेंथ ये भी ठीक है। सो बोथ बी एंड सी इज योर आंसर, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा था। अगर डेंसर से रेयर में तो उल्टा हो जाता है, अगर डेंसर से रेयर में आएगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो में मैंने आपको बताया हुआ है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होती, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो बी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी होगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होती है, डिस्पर्शन भी होती है। डिस्पर्शन क्या फिनोमिना है? एक्चुअली रिफ्रैक्शन की वजह से ही डिस्पर्शन होती है। डिस्पर्शन इज जस्ट द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, और रेनबो में हमें वही दिखता है। और वो होता किस की वजह से? अगर ऑप्शन में सिर्फ रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता तब भी आपका वो आंसर हो जाता। ठीक है, बट यहाँ डिस्पर्शन भी दिया तो डिस्पर्शन भी वहाँ पे होती है, तो इसलिए ये भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑप्शन जस्टिफाइज द सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। बताओ, ये तो बिल्कुल ईजी है। सनराइज और सनसेट पे जो हमें सन दिखता है उस टाइम पे, ठीक है, सुबह के टाइम पर, शाम के टाइम पे रेड दिखता है ना, वो किसकी वजह से दिखता है? रेड स्कैटर्स हाईएस्ट बाय एटमॉस्फेयर, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ रिड्यूसेस, क्योंकि डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है इसलिए ऐसा होता है। नहीं, रेड हैज़ हाई वेवलेंथ सो इट ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस। सो यही है आपका आंसर। एक्चुअल में क्या होता है, जब सन राइज हो रहा होता है और जब सन सेट हो रहा होता है, ठीक है, ये सपोज यहाँ पे आता है, तो उस केस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ये बिटवीन सन एंड अर्थ। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस है तो क्या होता है, जो रेड लाइट होती है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, तो बाकी सारी लाइट्स एटमॉस्फेयर रास्ते में ही क्या हो जाती हैं, स्कैटर आउट हो जाती हैं, वो यहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो पहुँचती कौन सी है? पहुँचती सिर्फ रेड है, इसलिए हमें वो रेड अपीयर होता है। ठीक है, क्योंकि रेड की बिकॉज ड्यू टू द हाई वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इट ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस, इट कैन ट्रेवल लॉन्ग, वो स्कैटर नहीं हो जाती रास्ते में ही। बाकी जो वेवलेंस है वो सारी, क्योंकि वो शॉर्ट वेवलेंस है, वो रास्ते में ही, क्योंकि रास्ता बड़ा है। लेकिन जब सूरज यहाँ पे होगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो सारी लाइट पहुँचती है, इसलिए वो रेड नहीं दिखाई देता तब। सो इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट। अगर पूछा जाए होता किसकी वजह से है, तो वही रिफ्रैक्शन ही आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट यहाँ पे, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मोस्ट एप्रोप्रिएट उसका आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मोस्ट ऑफ द लाइट यहाँ पे, बाकी सारी वेवलेंथ स्कैटर आउट हो जाती हैं, बट रेड जो है ड्यू टू दी हाई वेवलेंथ वो वहाँ पे पहुँच जाएगी अर्थ तक। क्वेश्चन नंबर 16, अ कनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज। तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज कब होता है, जब सी पे होता है ऑब्जेक्ट। बाकी सब में साइज चेंज होता है, कुछ केसेस में इमेज का साइज इंक्रीज हो जाता है और कुछ केसेस में डिक्रीज हो जाता है, बट अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज जो बनती है उसका साइज सेम बनता है जितना ऑब्जेक्ट का होता है, इन केस ऑफ कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्या कह रहा है, अगर एक रे ऑफ लाइट किसी प्लान मिरर पे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर, तो ये इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये इंसिडेंट रही है आपकी। अब पूछा क्या, इफ इंसिडेंस इज, सॉरी ये ऑफ होगा,
ठीक है, ऑफ। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बताना है कितना होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री कर दोगे जल्दी से, क्योंकि नॉर्मली हो रही है, तो ये नहीं कर देना, आपको डेफिनेशन के साथ, कंसेप्ट के साथ स्टिक रहना है हमेशा। आपको पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। अब इस केस में इंसिडेंट रे ये है, अगर इस पॉइंट पे इंसिडेंस पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रा करता हूँ तो नॉर्मल भी इसी के ऊपर आएगी, नॉर्मल भी यही है, तो दोनों लाइन जो है कौन साइड हो रही है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। सो इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री, इसलिए ये रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा फिर, क्योंकि बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 0 डिग्री, तो जो रिफ्लेक्ट हो गई ये वापस इसी रास्ते से जाएगी। तो ये भी याद रखना, जब भी लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो अपना पाथ को रिट्रेस करती है, अगर इंसिडेंट हुई इंसिडेंस हुई नॉर्मली तो वो रिफ्लेक्ट होकर भी नॉर्मली वापस उसी रास्ते को रिट्रेस करेगी। सो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 18, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड करनी है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन यूज करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम यहाँ पे वाटर दिया हुआ है तो यहाँ पे वाटर लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸, सो म्यू की वैल्यू आपको दी है 1.33, वो पुट कर दो, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन वाटर हमें फाइंड करनी है, तो इसको VW से डिनोट करते हैं, VW डिवाइड होता है मल्टीप्लाई, सो VW विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33, इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट योर आंसर एज 2.66 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2.26 सॉरी 2.26 × 10⁸, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। कुछ नहीं करना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगाना था। क्वेश्चन नंबर 19, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए कन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, तो कन्वेक्स मिरर में तो रियल इमेज कभी बनती नहीं है, तो इसका आंसर सीधा सीधा नन हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर में तो हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लान मिरर, तो प्लान मिरर कितनी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, इसका क्या आंसर होगा, प्लान मिरर जो मैग्निफिकेशन उसकी +1 हो जाएगी, क्योंकि वो मैग्नीफाई करता ही नहीं इमेज को, मैंने आपको पहले ही बताया, प्लान मिरर में इमेज जो बनती है सेम साइज की बनती है, दैट इज सेम साइज मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही आपका इमेज का साइज होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है ना ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। तो 1 का मतलब हो गया कि जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की इमेज होगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है, इट मीन्स जो इमेज का साइज है वो बड़ा हो गया है, इमेज मैग्नीफाई हो गई है, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, इट मीन्स इमेज का साइज छोटा हो गया एज कंपेयर टू द इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये थे कुछ टॉप MCQ ऑन लाइट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक साइंस का लेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए फॉरेस्टर के लिए, साइंस के, मैथ्स के, GK के और आपके रीजनिंग के, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।